नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूँ दिव्या सिंह। आइए सबसे पहले जानते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार टीका जनित पोलियो के वैश्विक प्रसार का जोखिम अभी भी काफी ज्यादा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि बैंकिंग क्षेत्र का आघात सहनशील और सशक्त बना हुआ है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के लिए फ्रेमवर्क में संशोधन किया है। सेबी ने ग्रीन वॉशिंग से बचने के लिए ग्रीन बॉन्ड से संबंधित क्या करें और क्या ना करें की अधिसूचना जारी की। प्रधानमंत्री विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह विकास मिशन प्रस्तावित किया गया और दिल्ली के तिहाड़ जेल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित निगरानी प्रणाली की स्थापना की जा रही है। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। WHO के मुताबिक टीका जनित पोलियो के वैश्विक प्रसार का जोखिम अभी भी काफी ज्यादा है। WHO की एक समिति ने कई देशों द्वारा उपलब्ध कराए गए अपडेट का अध्ययन किया है। इस अध्ययन के बाद समिति ने कहा है कि वाइल्ड पोलियो वायरस के वैश्विक प्रसार का जोखिम बना हुआ है, लेकिन वैक्सीन जनित पोलियो वायरस के वैश्विक प्रसार का जोखिम सबसे ज्यादा है। पोलियो माइलाइटिस एक अत्यधिक संक्रामक रोग है जो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। वाइल्ड पोलियो वायरस 3 प्रकार के होते हैं, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। वर्तमान में केवल टाइप 1 वाइल्ड पोलियो वायरस ही संचारित हो रहा है। पोलियो वायरस के विरुद्ध 2 प्रकार के टीके दिए जाते हैं, निष्क्रिय पोलियो वैक्सीन और ओरल पोलियो वैक्सीन। आईपीवी यानी इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन को वाइल्ड प्रकार के पोलियो वायरस स्ट्रेन से बनाया जाता है। इन्हें फॉर्मेलिन से निष्क्रिय कर दिया जाता है। ओपीवी को कमजोर वायरस से बनाया जाता है। ये शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को सक्रिय करता है। हालांकि ज्यादा दुर्लभ परिस्थितियों में ओपीवी वैक्सीन जनित पोलियो वायरस का भी कारण बन सकते हैं। ऐसा तब होता है जब लंबे समय तक वैक्सीन पोलियो वायरस का प्रसार होता रहता है या वायरस की नई नई प्रतिकृतियां बनती रहती हैं। वैक्सीन जनित पोलियो वायरस के प्रकारों की बात करें तो इसमें है सर्कुलेटिंग वैक्सीन जनित पोलियो वायरस, इम्यूनोडेफिशिएंसी वैक्सीन जनित पोलियो वायरस और एम्बिगुअस वैक्सीन जनित पोलियो वायरस। वैक्सीन जनित पोलियो वायरस ज्यादातर ऐसे बच्चों में पाया जाता है जिनकी प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर होती है। इसके अलावा ये वायरस आबादी के ऐसे हिस्से को भी संक्रमित करता है जिनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता का स्तर बहुत कमजोर होता है। वर्ष 2014 में दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के बाकी हिस्सों के साथ भारत को भी आधिकारिक तौर पर पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया था। अगली खबर बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि बैंकिंग क्षेत्र आघात सहनशील और सशक्त बना हुआ है। आरबीआई ने कहा है कि देश के बैंक उसके द्वारा जारी लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क दिशा निर्देश का अनुपालन कर रहे हैं। आरबीआई का ये बयान भारतीय बैंकों द्वारा एक व्यावसायिक समूह को दिए गए ऋणों के जोखिमों के संबंध में प्रकट की गई चिंताओं के बाद आया है। वर्ष 2014 में बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति ने लार्ज एक्सपोजर मानक जारी किए थे। ये मानक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परिचालित किसी बैंक को किसी व्यक्तिगत ग्राहक या परस्पर जुड़े प्रतिपक्षियों के समूह से होने वाली हानि और उसे सीमित करने पर लक्षित थे। बाद में आरबीआई ने भारत में बैंकों के लिए कई मानकों को अपनाया था। आरबीआई के एलईएफ दिशा निर्देशों की मुख्य विशेषताओं के बारे में बात करें तो उसमें बैंकों को एलईएफ मानदंडों को अनिवार्य रूप से 2 स्तरों पर लागू करना होता है, समेकित स्तर पर और एकल स्तर पर। व्यक्तिगत ग्राहक और परस्पर जुड़े प्रतिपक्षियों के समूह के लिए ऋण एक्सपोजर की सीमाओं को स्पष्ट किया गया है। ऋण एक्सपोजर वो हैं जिन्हें लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क से छूट प्राप्त है और वो हैं आरबीआई के प्रति ऋण एक्सपोजर जहां मूलधन और ब्याज की पूरी गारंटी भारत सरकार ने दी है। इंट्रा डे इंटरबैंक ऋण एक्सपोजर प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण के लक्ष्यों को प्राप्त करने में कमी के बाद नाबार्ड में जमा राशियां। साथ ही आरबीआई के पास सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट्स यानी क्रिलिक डेटाबेस प्रणाली भी है। इसमें बैंक अपने 5 करोड़ रुपए और उससे ज्यादा के ऋण एक्सपोजर की रिपोर्ट करते हैं। इस डेटाबेस का उपयोग निगरानी उद्देश्यों के लिए किया जाता है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के लिए फ्रेमवर्क में संशोधन किया। सेबी ने जनवरी 2023 में क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज पर एक ऑपरेशनल सर्कुलर जारी किया था। इस सर्कुलर को 1 फरवरी से लागू होना था। अब सेबी ने कई बदलाव के साथ एक नया सर्कुलर जारी किया है। नए बदलाव हैं जारीकर्ताओं द्वारा महत्वपूर्ण जानकारी प्रस्तुत न करने के मामले में क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को मार्च के अंत तक एक विस्तृत नीति तैयार करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के एमडी या सीईओ और एजेंसी के भीतर ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसकी व्यावसायिक जिम्मेदारियां हैं वो एजेंसी की रेटिंग समितियों का सदस्य नहीं होगा।
क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां ऐसी कंपनी होती हैं जो क्रेडिट रेटिंग प्रदान करती हैं। ये ऋण मांगने वालों की समय पर ब्याज भुगतान द्वारा ऋण चुकाने की क्षमता और डिफॉल्ट की आशंका के आधार पर रेटिंग प्रदान करती हैं। क्रिसिल, इक्रा, केयर आदि भारत में संचालित कुछ क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां विनियम 1999 सेबी को भारत में संचालित क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को विनियमित करने का अधिकार देता है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों का महत्व इसलिए है क्योंकि ये सरकारों को वैश्विक पूंजी बाजारों से धन उधार लेने में मदद करती हैं, देश को एक लाभप्रद निवेश गंतव्य के रूप में इंगित करके विदेशी निवेश को आकर्षित करने में मदद करती हैं। इसके अलावा निवेशक इसी आधार पर, जैसे कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो भी रेटिंग प्रदान करती है उसी के हिसाब से निवेश निर्णय लेने के लिए कई विश्लेषणात्मक संसाधनों के भाग के रूप में इनका उपयोग करते हैं। हालांकि क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों से जुड़ी कई समस्याएं हैं। बाजार में कुछ क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों का प्रभुत्व है। इसके अलावा क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी जाने वाली रेटिंग से जुड़ी पद्धतियों और प्रक्रियाओं में पारदर्शिता की कमी है। अगली खबर सेबी से संबंधित है। सेबी ने ग्रीन वॉशिंग से बचने के लिए ग्रीन बॉन्ड से संबंधित क्या करें और क्या ना करें, यानी डूज और डोंट्स की अधिसूचना जारी की है। ग्रीन बॉन्ड किसी भी संप्रभु संस्था, अंतर सरकारी समूह या गठबंधन और कॉरपोरेट द्वारा जारी किए जा सकते हैं। इसका उद्देश्य बॉन्ड से जुटाई गई राशि का उपयोग पर्यावरण की दृष्टि से संधारणीय परियोजनाओं में करना होता है। हालांकि ग्रीन वॉशिंग द्वारा ग्रीन बॉन्ड के संभावित दुरुपयोग को लेकर चिंता व्यक्त की जाती रही है। वैसे तो ग्रीन वॉशिंग की सार्वभौमिक परिभाषा उपलब्ध नहीं है, फिर भी ग्रीन वॉशिंग का मतलब ये है कि किसी उत्पाद, सेवा या व्यवसाय संचालन की संधारणीयता के बारे में झूठे, भ्रामक और प्रमाण रहित या अधूरे दावे करना। कोप 27 के दौरान संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने भी ग्रीन वॉशिंग के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने का समर्थन किया था। ग्रीन बॉन्ड जारी करने वालों के लिए क्या करें और क्या ना करें संबंधी सेबी की अधिसूचना में कहा गया है कि इस तथ्य की सतत निगरानी करना कि क्या व्यावसायिक गतिविधियां संधारणीय हैं और ये पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव को कम कर रही हैं। कंपनियां हरित प्रथाओं को दिखाने के लिए भ्रामक लेबल और छद्म ट्रेड ऑफ का उपयोग नहीं करेंगी और साथ ही किसी शोध से चुनिंदा डेटा का प्रयोग भी नहीं करेंगी। ग्रीन बॉन्ड के माध्यम से जुटाई गई निधियों के उपयोग से किसी अन्य पक्ष पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों का मापन किया जाएगा। इसके अलावा किसी तृतीय पक्ष संस्था द्वारा प्रमाणीकरण की झूठी रिपोर्ट देकर झूठे दावे नहीं करने होंगे, जैसे कि झूठ बोलना यानी फिबिंग। इसके तहत ऐसे पर्यावरणीय दावे किए जाते हैं जो स्पष्ट रूप से झूठे हैं। दूसरी बात है अप्रमाणित यानी नो प्रूफ, ऐसे पर्यावरणीय दावे करना जिन्हें प्रमाणित नहीं किया जा सकता है। छद्म ट्रेड ऑफ यानी हिडन ट्रेड ऑफ का मतलब है किसी एक पर्यावरणीय विशेषता के आधार पर किसी उत्पाद को ग्रीन बताना। इसके अलावा अन्य रूप है अस्पष्टता यानी वेगनेस, व्यावसायिक गतिविधियों या सामग्रियों के बारे में जानबूझकर स्पष्ट विवरण नहीं देना। इसके अलावा कम दुष्प्रभाव यानी कि पर्यावरण की दृष्टि से गैर अनुकूल उत्पादों पर पर्यावरण के लिए अच्छा लेबल लगाना। साथ ही इररिलेवेंस, इसके तहत ऐसी सामग्री या प्रथाओं का उपयोग करने से बचने का दावा किया जाता है जो पहले से ही गैर कानूनी या गैर मानकीकृत है। और आइए बात करते हैं पीवीटीजीज यानी जनजातीय समूहों की। प्रधानमंत्री ने विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के विकास मिशन के लिए प्रस्ताव किया है। ये प्रस्ताव हाल ही के 2023-24 के बजट में किया गया है। इसके तहत पीवीटीजी परिवारों को और उनकी बस्तियों में सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना के तहत अगले 3 वर्षों में इस मिशन को लागू करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए की धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। पीवीटीजी की मूल विशेषताएं ये हैं कि ये ज्यादातर सजातियां हैं, इनकी आबादी कम है और ये अपेक्षाकृत भौतिक रूप से अलग थलग जीवन जीते हैं। यहाँ लिखित भाषा की कमी है। इसके अलावा पीवीटीजी ज्यादातर सामान्य तकनीक का उपयोग करते हैं और इनमें बदलाव की दर भी धीमी होती है। पीवीटीजी की बात करें तो भारत में जनजातीय आबादी कुल जनसंख्या का 8.6% है। देश में 75 पीवीटीजी की पहचान की गई है। भारत में पीवीटीजी की संख्या ओडिशा में सबसे ज्यादा है। पीवीटीजी में सहरिया समुदाय की आबादी सबसे ज्यादा है। वर्ष 1973 में ढेबर आयोग ने उन आदिम जनजातीय समूहों को एक अलग श्रेणी के रूप में सूचीबद्ध किया था जो जनजातीय समूहों में सबसे कम विकसित थे। वर्ष 2006 में सरकार ने पीटीजी का नाम बदलकर विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह यानी पीवीटीजी कर दिया था।
सरकार पीवीटीजीज की पहचान करने के लिए कई मानदंडों का पालन करती है, जैसे कृषि पूर्व युग का प्रौद्योगिकी स्तर, साक्षरता का निम्न स्तर, आर्थिक पिछड़ापन तथा घटती हुई या स्थिर आबादी। पीवीटीजीज के समक्ष कई चुनौतियां भी हैं, जैसे कि उनके पारंपरिक आवास नष्ट हो रहे हैं, उनके अधिकार को मान्यता नहीं दी गई है। इसके अलावा वे एनीमिया, मलेरिया, भुखमरी, कुपोषण आदि से पीड़ित हैं। और आइए बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। दिल्ली के तिहाड़ जेल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित निगरानी प्रणाली की स्थापना की जा रही है। दक्षिण एशिया के सबसे बड़े जेल परिसर तिहाड़ जेल में सुधार किए जा रहे हैं। डार्क स्पॉट्स में गतिविधियों का पता लगाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। जेल के डार्क स्पॉट्स में 3G और 4G मोबाइल फोन सिग्नल को ब्लॉक करने में मदद करने वाले जैमर भी काम नहीं कर पाते हैं। एक रियल टाइम आधारित शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित की जा रही है। ये प्रणाली वास्तविक समय में कैदियों की समस्याओं का समाधान करने के लिए पुलिस नियंत्रण कक्ष की तरह कार्य करेगी। इसके अलावा रिकॉर्ड प्रबंधन में सहायता के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस प्रणाली स्थापित की जा रही है। जेल सुधारों में प्रौद्योगिकी की अहम भूमिका है। इसमें कैदियों पर नजर रखना और कैदियों के स्वास्थ्य की निगरानी करना शामिल है। उदाहरण के लिए ऑस्ट्रेलियाई जेल इलेक्ट्रॉनिक ब्रेसलेट का उपयोग करती है, जो महत्वपूर्ण संकेतों, स्थानों आदि की निगरानी में मदद करती है। प्रौद्योगिकी कर्मचारियों और कैदियों की सुरक्षा में सुधार करती है। उदाहरण के लिए मुख्य द्वार और जेल की परिधि की सुरक्षा बढ़ाने के लिए ड्रोन का उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा आपराधिक न्याय प्रणाली को सुव्यवस्थित किया जा सकता है। भारत की एकीकृत आपराधिक न्याय प्रणाली पुलिस, अदालतों और जेलों को एक मंच पर जोड़ती है। इससे रियल टाइम में सूचनाओं के आदान प्रदान में मदद मिलती है। डिजिटल कौशल प्रशिक्षण। जेल में बंद लोगों को रिहाई के बाद लगातार विकास करते तकनीकी क्षेत्र में रोजगार के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है और सेवाओं और पुनर्वास के अवसरों तक पहुंच प्रदान की जा सकती है। और आइए अब आपको बताते हैं कि जेल सुधारों की जरूरत क्यों है। जेलों में क्षमता से ज्यादा कैदी हैं। विचाराधीन कैदियों को लंबे समय तक जेलों में रहना पड़ रहा है। सामाजिक और पुनर्वास कार्यक्रम अपर्याप्त हैं। इसके अलावा गरीब कैदियों के लिए विधिक सहायता कम उपलब्ध है और जेल में कर्मियों की कमी है और वे ज्यादा प्रशिक्षित भी नहीं है। साथ ही मानवाधिकार से जुड़ी चिंताएं भी हैं। और आइए बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों के बारे में। एंजल टैक्स। सरकार ने विदेशी निवेशकों को एंजल टैक्स के दायरे में लाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। अब तक एंजल टैक्स केवल भारतीय निवासियों पर ही लागू होता रहा है। एंजल टैक्स 2012 में प्रस्तुत किया गया था और इस कर को स्टार्टअप्स द्वारा एंजल निवेशकों से जुटाई गई पूंजी पर लगाया जाता है। एंजल निवेशक समृद्ध निजी निवेशक होते हैं। ये इक्विटी के बदले में लघु व्यवसाय उद्यमों के वित्त पोषण पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसका उद्देश्य क्लोजली हेल्ड कंपनियों के शेयरों की खरीद के माध्यम से गैर हिसाबी धन के सृजन और उपयोग को रोकना है। निवेशक ये खरीद उस कंपनी के शेयरों के उचित बाजार मूल्य की तुलना में उच्च मूल्य पर करते हैं। क्लोजली हेल्ड कंपनी ऐसी कंपनी है जिसके ज्यादातर शेयर कुछ व्यक्तियों के पास होते हैं। सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशंस। रूस ने भारतीय रिजर्व बैंक को स्विफ्ट के विकल्प के रूप में द सिस्टम फॉर ट्रांसफर ऑफ फाइनेंशियल मैसेजेस के उपयोग का प्रस्ताव दिया है। स्विफ्ट सदस्य स्वामित्व वाली सहकारी संस्था है। ये अपने सदस्यों के लिए संरक्षित और सुरक्षित वित्तीय लेन देन को सक्षम बनाती है। ये अंतर्राष्ट्रीय भुगतान और निपटान के लिए सबसे बड़ी तथा सबसे व्यवस्थित पद्धति है। ये प्रत्येक सदस्य संस्था को एक विशेष ID कोड जारी करके संचालित होती है। द सिस्टम फॉर ट्रांसफर ऑफ फाइनेंशियल मैसेजेस यानी कि SPFS एक रूसी प्रणाली है जो स्विफ्ट का एक विकल्प है। इस प्रणाली को 2014 में विकसित किया गया था। रूस ने इस प्रणाली का विकास अमेरिकी सरकार द्वारा रूस को स्विफ्ट प्रणाली से अलग करने की धमकी के बाद किया था। भारतीय निर्यात आयात बैंक यानी एक्जिम बैंक। वित्त मंत्री ने गुजरात की गिफ्ट सिटी में एक्जिम बैंक की सहायक कंपनी स्थापित करने की घोषणा की है। एक्जिम बैंक की स्थापना 1982 में भारतीय निर्यात आयात बैंक अधिनियम 1981 के तहत की गई थी। ये भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के वित्त पोषण, इसे सुविधाजनक बनाने और व्यापक प्रसार के लिए उत्तरदायी शीर्ष वित्तीय संस्थान है। ये भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली संस्था है। ये भारत से किए जाने वाले निर्यात के लिए ऋण प्रदान करता है। इसमें भारत से विकासात्मक और अवसंरचना परियोजनाओं, उपकरणों, वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात के लिए विदेशी खरीदारों और भारतीय आपूर्तिकर्ताओं को आवश्यक आर्थिक सहायता देना भी शामिल है। इसे भारतीय रिजर्व बैंक विनियमित करता है। इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण योजना
यानी कि फेम योजना। महाराष्ट्र ने फेम 2 सब्सिडी का लाभ उठाने वाले सभी खंडों के इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। इसके बाद कर्नाटक का स्थान है। फेम योजना 2015 में नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन के तहत लॉन्च की गई थी। इसका उद्देश्य वित्तीय सहायता प्रदान करके इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहन खरीद को प्रोत्साहित करना है। योजना की 4 वर्ष की अवधि वाला पहला चरण 2019 में समाप्त हो गया था। फेम 2 एक सब्सिडी कार्यक्रम है। इसका लक्ष्य सार्वजनिक और साझा किए जाने वाले परिवहन के विद्युतीकरण का समर्थन करना है। इनमें शामिल हैं 7,000 ई बसें और 5 लाख ई तिपहिया वाहन। ODOPDEH यानी कि एक जिला एक उत्पाद निर्यात हब के रूप में जिले। इन्वेस्ट इंडिया ने पंजाब के सहयोग से ODOPDEH के लिए राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान का आयोजन किया है। इन्वेस्ट इंडिया वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग की एक पहल है। ODOPDEH पहल का उद्देश्य देश के सभी जिलों में संतुलित क्षेत्रीय विकास के विजन को साकार करना है। इसका मूल विचार देश के प्रत्येक जिले से एक उत्पाद का चयन, ब्रांडिंग और प्रचार करना है। इसका उद्देश्य है सभी क्षेत्रों में समग्र सामाजिक आर्थिक विकास को सक्षम करना, विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जिले में निवेश आकर्षित करना, जिले में रोजगार के अवसर पैदा करना और नवाचार या प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए इकोसिस्टम प्रदान करना। अगला है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान यानी PM कुसुम योजना। इस योजना को 3 साल का विस्तार देते हुए 2026 तक बढ़ा दिया गया है। PM कुसुम का उद्देश्य वर्ष 2022 तक ग्रामीण भारत में 30,800 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित करना है। अब इस लक्ष्य अवधि को बढ़ाकर 2026 कर दिया गया है। इसके लिए मंत्रालय है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। आपको बता दें कि PM कुसुम ऊर्जा योजना में 3 घटक शामिल हैं। घटक A के तहत 2 मेगावाट तक की क्षमता के व्यक्तिगत लघु सौर संयंत्रों की स्थापना करके 10,000 मेगावाट की सौर क्षमता प्राप्त करना है। घटक B के तहत 20 लाख स्टैंड अलोन सौर ऊर्जा संचालित कृषि पंपों की स्थापना करना और घटक C में ग्रिड से जुड़े 15 लाख कृषि पंपों का सौरीकरण करना है। ऑपरेशन सद्भावना। ये ऑपरेशन जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों में भारतीय सेना की एक सद्भावना पहल है। इसका संचालन 1998 से किया जा रहा था। ऑपरेशन का फोकस जम्मू कश्मीर और लद्दाख के समग्र मुख्य सामाजिक सूचकांकों में सुधार करना है। ये लक्ष्य समुदाय या अवसंरचना विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन के माध्यम से शिक्षा, महिला और युवा सशक्तिकरण तथा स्वास्थ्य देखभाल में सुधार करके प्राप्त किया जाएगा। रेडॉन। भारतीय विज्ञान संस्थान के शोधकर्ताओं ने बेंगलुरु शहर के बाहरी क्षेत्र में हवा और जल में खतरनाक रेडियोधर्मी रेडॉन का पता लगाया है। रेडॉन गंधहीन, निष्क्रिय, अदृश्य और रेडियोधर्मी गैस है। ये प्राकृतिक रूप से चट्टानों, मृदा और जल से निकलती है। रेडॉन प्राकृतिक रूप से यूरेनियम से रेडियोधर्मी परिवर्तन के माध्यम से प्राप्त होता है। इसका कारण ये है कि ये रासायनिक रूप से अभिक्रियाशील परमाणु में परिवर्तित होने से पहले रेडियम क्षय की प्रक्रिया से गुजरता है। हवा और जल में रेडॉन मौजूद होने से फेफड़ों के ऊतकों को नुकसान पहुंचता है। इससे फेफड़ों के कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। वहीं यूरेनियम की उपस्थिति मूत्र मार्ग को प्रभावित करती है, जिससे कि गुर्दे का कैंसर हो सकता है। अगला टॉपिक है ब्रॉडबैंड की परिभाषा में बदलाव। दूरसंचार विभाग ने ब्रॉडबैंड की परिभाषा में बदलाव करने वाले प्रस्ताव को अधिसूचित किया है। नए प्रस्ताव में ब्रॉडबैंड को ऐसे डेटा कनेक्शन के रूप में परिभाषित किया गया है जो इंटरनेट एक्सेस सहित इंटरैक्टिव सेवाएं प्रदान करने में सक्षम है। इसमें सेवा प्रदाता के पॉइंट ऑफ प्रेजेंस से एक निजी ग्राहक के लिए 2 Mbps की न्यूनतम डाउनलोड गति की क्षमता है। पहले 512 kbps वाले कनेक्शन को ब्रॉडबैंड कनेक्शन कहा जाता था। और अगला टॉपिक है कच्छ के रण में पहली G20 पर्यटन मंत्री स्तरीय बैठक। इस बैठक में भारत ग्रामीण पर्यटन और पुरातात्विक पर्यटन के तहत सबसे सफल और अभिनव पहलों को रेखांकित करेगा। इनमें शामिल है मध्य प्रदेश का लाडपुरा खास गांव। इस गांव में सरकार ने राज्य के जिम्मेदार पर्यटन मिशन के तहत गांव में होम स्टे विकसित किए हैं। नागालैंड का खोनुमा गांव। ये गांव इको टूरिज्म मैनेजमेंट बोर्ड का मॉडल पेश करता है। ये मॉडल ग्रामीण पर्यटन उत्पाद विकसित करता है और उत्तरदायी यात्रा को बढ़ावा देता है। और इसके अलावा है गुजरात में धोलावीरा स्थल। यह हड़प्पा सभ्यता का दक्षिणी केंद्र था। इसे 2021 में यूनेस्को विश्व धरोहर घोषित किया गया था। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपने लक्ष्य के लिए तत्पर रहिए।
और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अब हमें यानी विजन आईएएस की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।